Namaskar. State Council of Educational Research and Training Patna welcomes. Dear students, I am Priyadarshan and today we are going to study the first lesson of 12th English. The name of the lesson is The Last Lesson. तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पाठ जिसका नाम है The Last Lesson उसे पढ़ने जा रहे हैं. इस पाठ का नाम जैसे मैंने लिखा है आप भी देख ही रहे होंगे, नाम है द लास्ट लेसन. तो ये सोचने की बात है क्योंकि जब बुक का पहला लेसन है, ये पहला पाठ है बुक का और नाम है द लास्ट लेसन. तो इस टाइटल में भी अगर आप देखेंगे तो लिटरेरी डिवाइस में अगर जाएं तो इसे हम आयरोनिकल कह सकते हैं क्योंकि यह पहला पाठ है लेकिन नाम है इसका द लास्ट लेसन. और यह जो पाठ है यह तो इस पाठ का जो सेटिंग है वह फ्रैंको पर्शियन वार है. फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका टाइम फ्रेम यही है इस कहानी का. इसलिए इसका नाम और यह टाइटल जो है द लास्ट लेसन यह बिल्कुल इससे कनेक्टेड है. तो इस पाठ में ये होता है कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि वार जो है, जो कोई भी वार है या जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कोलोनाइज करता है, जब उसे उपनिवेश बनाता है, व्हेन अ कंट्री colonizes other country, no, so the first attack it comes to the culture of that particular country. तो पहला जो आक्रमण होता है उस देश की संस्कृति पर होता है. और आप सब यह बेहतर तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे कि भाषा, कोई भी लैंग्वेज किसी भी संस्कृति का एक अहम हिस्सा होता है. लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कल्चर, नो. तो ये जो फ्रैंको पर्शियन वार है, फ्रांस और पर्शिया में जो लड़ाई हुई है जब तो 1870 और 1871 के बीच में जो लड़ाई है, इसमें ऐसा होता है कि जर्मनी ऑक्युपाइज 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस. द नेम ऑफ दोज 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर अल्सैक एंड लोरेन, दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स. तो इस लड़ाई में जर्मनी का कैप्चर हो जाता है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर. एक डिस्ट्रिक्ट का नाम अल्जैस है और दूसरा का नाम लोरेन है. तो भाषा इसमें इस पाठ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लैंग्वेज किसी भी संस्कृति का एक अहम हिस्सा होता है. लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कल्चर. सो कहानी के आखिरी में जब हम लोग जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा हाउ इम्पॉर्टेंट द लैंग्वेज इज फॉर ए पर्टिकुलर पीपल, फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री. और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज खासकर जो मदर टंग है, बिकॉज मदर टंग नो लैंग्वेज कैन रिप्लेस द मदर टंग, बिकॉज मदर टंग द लैंग्वेज विच यू लर्न इन द लैप ऑफ योर मदर. तो जिस भाषा को हम माँ की गोद में ही सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड मदर टंग. उसे हम मातृभाषा कहते हैं. एंड द अदर लैंग्वेज वी एक्वायर इट नो बाय लर्निंग, बाय प्रैक्टिसिंग. सो चैप्टर में जैसा मैंने बताया कि लैंग्वेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है. और जर्मनी का जब कैप्चर हो जाता है इस 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर, तो जो अल्जैस डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक लड़का है, उसका नाम फ्रांस है, FRANZ. तो ये जो फ्रांस है यह एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है. और जैसा कि हम सब भी इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं कि जो मदर टंग है, तो मदर टंग को सीखने के लिए हम कोई ज़्यादा जहमत नहीं उठाते हैं, हम उसको एक ढंग से इग्नोर करते हैं. तो जस्ट लाइक दैट फ्रेंच ऑल्सो इग्नोर्स हिज ऑन language, his own mother tongue.
So on that particular day, French is having lackadaisical approach. Lackadaisical जब मैं कहता हूँ तो he is a bit reluctant. वह थोड़ा सा reluctant है. वह किसी भी खासकर लैंग्वेज सीखने की जब बात आती है तो वह उस पर उतना ध्यान नहीं देता है. लैंग्वेज सीखने को उतना वह तवज्जो नहीं देता है. तो इसलिए वह लेट है. स्कूल जाने में वह लेट है. और लेट होने का एक दूसरा कारण यह भी है कि जो टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उनका नाम एम हेमेल है. और वह तकरीबन 40 सालों से स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज की शिक्षा दे रहे हैं. तो उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था और फ्रेंच उस होमवर्क को ठीक से किया नहीं था. पार्टिसिपल्स पर होमवर्क था, उसने बढ़िया से उसका प्रैक्टिस या अभ्यास किया नहीं था. इसलिए भी वह स्कूल जाने में वह हिचकिचाता है. वह स्कूल जाना नहीं चाहता है. लेकिन somehow the spirit know that somehow I have to attend the school, so that the spirit comes into him and he becomes ready for the school. So this is how the story begins. इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है. वह लड़का घर से स्कूल को चलता है. रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड होता है. And that bulletin board, as it has been mentioned in the chapter itself, that bulletin board is the source of every bad news for the country for the last 2 years. So this exact line you can find in the lesson also, कि वह जो बुलेटिन बोर्ड है देश में पिछले 2 सालों से हर बुरी खबरों का वही स्रोत है. तो वहाँ एक ब्लैक स्मिथ होता है. वो वहाँ होता, उसका एक असिस्टेंट वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड पर उस खबर को पढ़ रहा होता है जिसका नाम वेंकट है. तो वह उसको, जो वेंकट है वो उसको बोलता है कि देयर इज नो नीड टू बी इन हरी, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल. आपके पास बहुत वक्त है, इसमें कोई जल्दी करने की बात नहीं है, आप स्कूल पहुंच जाओगे. सो दिस वाज अ बिट sarcasm you can say, because of course Franz was late to his school. He was in a great hurry, but he was not aware of the fact, but that assistant of that or apprentice of that blacksmith, the way he informed, Franz didn't like it. Franz को यह पसंद नहीं आया जब वह apprentice उसको बोलता है कि you have plenty of time, there is no need to hurry, you will reach the school on time. But Franz didn't care for this. He went straight away to school. When he goes to school, he finds a very unusual situation in the school. The situation was not so usual. जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल की जो स्थिति होती है वह असामान्य होती है, वह सामान्य स्थिति नहीं होता है. तो आप सवाल कर सकते हैं कि what was unusual about the school on that particular day? So the unusual thing about the school was there was pin drop in the school. In fact, there was no movement of children, no noise. And these are the important features or usual features of a school on a working day. नहीं, आप सब भी इस बात से परिचित होते हैं कि जब भी स्कूल ऑन होता है, स्कूल का जो दिन है उसमें बच्चों की काफ़ी चहल पहल होती है, आते हैं जाते हैं, कुछ शोर शराबा भी होता है. But on that particular day, there was complete pin drop silence in the campus of the school. French, he was in, as I mentioned in the beginning itself, that he was in great hurry. He had to be to the school, to his class teacher. So straight away he enters the class, he goes there and he finds his place at the back bench, or at the last bench he finds a place. Somehow he sits there. So there was another unusual features about the school. स्कूल में उस क्लासरूम के बारे में खासकर और बहुत सारी असामान्य बातें थी. असामान्य बातें उसमें से एक ये थी कि क्लासरूम, it was completely jam packed and people of all kinds, you can say. When I say all kinds, I mean to say that from the village, the older people, the younger people, the people who never came to school. So the entire classroom was filled with different sorts of people from the village. तो यह क्लासरूम के बारे में एक असामान्य घटना थी क्योंकि पूरा क्लासरूम लोगों से भरा हुआ था और जो लोग थे वो हर किस्म के लोग थे. बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जो कभी स्कूल नहीं आए थे वे सब भी थे. तो इसको ये समझा जा सकता है कि दिस वाज
not an usual day for that school. No, it was completely unusual. And another thing, a striking thing about that particular classroom was that M. Hamel was in his formal dress, in his suit. He was wearing a small silk cap also. He was having that iron ruler in his hand. So he was in his formal dress. And in the chapter we shall find that the teacher, whose name was M. Hamel, so usually, in fact, he was in his informal dress in the class, and on certain occasions like prize distribution day or on a school inspection, on these 2 days especially, he used to be in his formal dress. तो मैं कि जो M. Hamel थे वह अपने फॉर्मल ड्रेस में थे, फॉर्मल कपड़ों में थे, जबकि वो अपने फॉर्मल कपड़ों में सिर्फ 2 ही दिन होते थे, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के डे और दूसरा जब स्कूल इंस्पेक्शन की बात होती थी तो फॉर्मल ड्रेस में आते थे. सो दीज 3 features which I said, that the way Franz comes to his school, what he finds in the what he finds in the school compound, and thereafter what he finds in the classroom, the makeup of the class teacher M. Hamel, his dress. So all these 3-4 things were the unusual scenes on that particular day. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस खास दिन, वो जो खास दिन था जिस दिन फ्रांस स्कूल आता है, तो स्कूल में बिल्कुल एक किस्म की चुप्पी सी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था. M. Hamel अपने फॉर्मल ड्रेस में थे और क्लासरूम में गांव से हर किस्म के लोग आए हुए थे. तो ये सारी असामान्य घटनाएं थी एक स्कूल के लिए. तो thereafter the story moves forward and Franz he listens raptly in the class wherever he's sitting there on the last bench, and the teacher is just moving here and there in the classroom, to and fro you can say. So when the turn of Franz comes, the teacher asks him to answer the questions. जब फ्रेंड्स की बारी आती है और टीचर जब उनसे सवाल करते हैं तो फ्रेंड्स खड़ा होता है. As he was not well prepared, he couldn't answer whatever the questions the teacher asked him. He couldn't answer them properly. But the teacher, this was also very unusual about M. Hamel, that the teacher, he didn't scold Franz. He didn't say anything. Simply he said, okay Franz, just sit down, like this. So this was also a very awkward situation of course for Franz, but unusual to the characteristics, to the nature of the teacher M. Hamel. यह M. Hamel के प्रकृति के भी विरुद्ध था और फ्रेंच तो चुपचाप बैठ जाता है. जनरली M. Hamel एक स्ट्रिक्ट टीचर के तरीके से जाने जाते थे. बच्चों को डांटते भी थे, फटकारते भी थे और काफ़ी कुछ सुनाते थे. लेकिन उस खास दिन M. Hamel फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं कहते हैं और सिर्फ उसे बैठ जाने को कहते हैं. तो ये होमवर्क से संबंधित बातें हुई कि वो होमवर्क दिए और जो मेन कैरेक्टर है, जो चीफ प्रोटैगनिस्ट जिसको आप कहते हैं फ्रेंड्स, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन टीचर उसको डांटते तक नहीं. उसके बाद जो कहानी का जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन I say the theme of the story begins, the central idea of the story. So the real story begins from here. What the teacher wants to say on that particular day. टीचर जो M. Hamel है, उस दिन उनका क्या मैसेज है, तो ये कहानी का सार है, ये कहानी का एक अहम हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. So now the teacher comes to another point, the major point, which he has been in fact having in his heart to say to the people who were in the classroom. जो भी लोग क्लासरूम में थे, टीचर उनसे कुछ अपनी खास बातों को शेयर करना चाहते थे. और वो बात ये है कि पाठ के आखिर में जब हम जाते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल आते हैं. आप उन सवालों को अगर देखेंगे तो उसमें से टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, अगर उसे आप देखें जो पेज नंबर 9 पर है, तो उसका पहला सवाल ये होता है कि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड as long as they hold fast to their language,
it is as if they had the key to their prison. So when the people are enslaved, up here the main aspect of the chapter, it begins. The teacher is trying to ignite a sense of patriotism in the minds of the people who were present in the class. अब टीचर का यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल शुरू होता है. टीचर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहता है. इसके मूल वजह, इसके मूल कारण ये हैं कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्जैस और लोरेन, उस पर जर्मनी का आधिपत्य हो चुका है. It has come under the control of Germany. Germany has occupied these 2 districts of France, Alsace and Lorraine. So this is the crux of the matter. So what did the teacher want to say? The teacher wants to, in fact, the teacher wants to fill the sense of patriotism in the minds of the people through the language French. तो जो टीचर हैं वो फ्रेंच भाषा, या जो फ्रांस की जो भाषा फ्रेंच है, उसकी अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं. और वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी मातृभाषा के करीब हैं तो कोई भी देश बहुत दिनों तक आपको गुलाम नहीं रख सकता है. You have the key to the freedom. This is the phrase which he has used in the chapter. So why does he say so? The important thing to know about this particular question is, why does he say so? Because all of you must be knowing this thing, must have read certain things, must have watched movies also on these topics, on these things, because on patriotism in every country there have been so many films, and particularly in our country also. So language, as I said in the very beginning, is an important part of the culture of a country, isn't it? And patriotism, love for the nation, sacrifice for the nation, it comes from there itself. So when you are close to your mother tongue, it means you are close to your mother, because in the beginning I said that we learn our mother tongue in the lap of our mothers itself. So when you are close to your mother tongue, it means you are close to the culture of your country. And when you are close to the culture of country, you love the land, the language, the food, the clothes, each and everything, each and every grain of the soil of the country is beloved to you. And for that sake, in order to preserve them, in order to protect them, a person can go to any extent. So this is what M. Hamel wants to suggest to the people who are sitting in that classroom. M. Hamel उस क्लासरूम में जो मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गांव के लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी उसमें शामिल हैं, उन सबको यही कहना चाहते हैं. इसी मातृभाषा के माध्यम से उन सब में वो देशभक्ति के भाव को जगाना चाहते हैं. वो कहना चाहते हैं कि जब तक आप मातृभाषा के क्लोज, मातृभाषा के निकट, जब तक अपनी मातृभाषा को आप अपने दिलों में संजोए रखे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको बहुत दिनों तक गुलाम नहीं कर सकती है. So this is the theme part of the chapter. This is what M. Hamel wanted to say to all the people who are present in the classroom. There are, beyond that, there are certain things also in the chapter that French, and other people. In the chapter there is another one important character. His name is Hauser. So Hauser, he never went to school. He is completely an illiterate person. He has brought a primer. वो एक प्राइमर लाया है जिसमें फ्रेंच के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. उसे वो बड़े गौर से देखता है. और a lot of people who never came to school, or the people who are illiterate, they are also repenting that they couldn't learn French, and the language in this part of the country has been occupied by the Germans, and now this is the last lesson for the French, particularly the people of those 2 districts, Alsace and Lorraine. तो अल्जैस और लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ के लोगों के लिए वो आखिरी लेसन है. तो इस आखिरी लेसन में टीचर का एक अहम रोल है. टीचर लोगों के दिलों में फ्रेंच भाषा के प्रति, फ्रेंच या फ्रांस देश के प्रति एक ऐसा भाव जगाना चाहता है कि लोग आज़ादी के लिए संघर्ष करें, लोग अपने 2 खोए हुए डिस्ट्रिक्ट्स को फिर से वापस करें. बट फ्रेंच इज ऑल्सो अ बिट repentant there in the class, because now
he feels that all these years he couldn't pay proper attention to learn the language. इन पीछे के सभी सालों में उसने कोई ख़ास प्रयास नहीं किया उस लैंग्वेज को सीखने में, उसने नहीं सीखा। उसके जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा है। So the one lesson which we get from this aspect, from this part of the lesson, is that what the work which we are having in hand, we must do it now, we must do it today itself. जो भी काम हमारे हाथ में होता है उसे हमें उसी वक्त उसी दिन कर लेना चाहिए। We shouldn't put it for another day, because tomorrow never comes. ये एक पुरानी कहावत है कि tomorrow never comes, कल कभी होता नहीं है। So the life, we have to live our life very much in the present time itself. Tomorrow never comes. कहानी का अगला हिस्सा जो ये है कि थोड़ा सा एम हैमिल के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एम हैमिल, a great teacher of the language French, he has been there for the last 40 years. So for the last 40 years he has been teaching French in that particular locality. So he had developed a kind of nostalgia, you can say, a kind of attachment, एक किस्म का भाव, प्रेम उस ज़िले से, उस स्कूल से, वहाँ के पेड़ से, गार्डन से, बागों से, लोगों से, सबसे उसको डेवलप हो चुका था। So this is also one reason that he was very sad on that particular day. So these are the things, important parts of this lesson. So what we learned through this lesson, the one important thing about this lesson through French, it's important for you children also to understand that we should not put our today's work for tomorrow, because tomorrow never comes. हमें आज के, हम एक इस पाठ से यह भी सीखते हैं कि हमें आज के काम को कल पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल कभी होता नहीं है। दूसरी सीख यह है कि मदर टंग से, मातृभाषा से प्यार करना बहुत ही अनिवार्य तत्व है, क्योंकि अगर आप मातृभाषा से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। So love for the language, particularly for the mother tongue, it shows that you are completely attached with the land on which you have born, the country in which you have born. So उस मतलब अगर आप अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं तो वहाँ की संस्कृति से आप जुड़े हुए रहेंगे। तो जुड़े हुए रहने का मतलब यह भी है कि you can go to any extent to protect that particular culture, to protect the freedom of the people, to protect the independence of the country. तो देश की आज़ादी, स्वतंत्रता, इन सब से जुड़ी हुई बातें हैं। वहाँ की संस्कृति, अपनी संस्कृति से प्यार करना, और संस्कृति का पहला जो एलिमेंट है या बहुत ख़ास जो एलिमेंट है वह लैंग्वेज है। ये इस कहानी में हम पढ़ते हैं। इस कहानी में एक बात और एक जगह फ्रेंच ये बोलता है कि will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? So this is also a kind of sarcasm. Sarcastically, French says this, because the pigeons, they are cooing on the roof of the school, and they are cooing in a very slow voice. So French questions, he says that will the German even teach the pigeons to sing in German? Will the Germans even teach the pigeons to sing in German? क्या उन कबूतर जो कू की आवाज़ कर रहे थे स्कूल के छत पर, क्या उसे भी वो जर्मन में ही गीत गाने सिखाएंगे? So what I want to say that one country can be physically occupied. शारीरिक तौर पर किसी भी देश को गुलाम बनाया जा सकता है, but it's very difficult to capture the country, to colonize the country, the soul of that particular country. किसी भी देश की आत्मा को गुलाम बनाना यह बहुत मुश्किल है। And as long as you are close to your mother tongue, your soul is very much vibrant, it is at the right place, and you have the energy, you have the inspiration to get freedom. And in the end of the chapter, the teacher M. Hamel, in his big bold writing, he writes on the blackboard, "Vive la France, long live France," and that was the last lesson. So it was the last lesson because Germans occupied the country, and they passed an order. The order was that from tomorrow no French lesson
will take place in the schools of Alsace and Lorraine. So this is how the chapter ends. I hope you must have got something. Thanks a lot. See you next time.